अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन, मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में क्लास नंबर 116 यानी 116 में आपकी खिदमत में फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के सिलसिले में जो ऑलरेडी इससे पहले हम 115 जो क्लास है वो हम कर चुके हैं और आज हम 116वीं क्लास में 116 में और फैमिली कोर्ट एक्ट या फैमिली के जो क्लासेस है 101 से यानी ये इसकी 16वीं क्लास है और उसके सेक्शन 12 यानी कंक्लूजन ऑफ ट्रायल जिससे हम हरफ आम में पोस्ट ट्रायल भी बोलते हैं। एक प्री ट्रायल होता है और एक होता है पोस्ट ट्रायल जिसका जो सेक्शन है वो 12 है और ये कहलाता है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। जैसे ट्रायल स्टार्ट होने से पहले फैमिली कोर्ट में प्री ट्रायल होता है रिकॉन्सिलिएशन के लिए दोनों स्पाउस को जो है जो जोड़ा होता है मियाँ बीवी उनको कोर्ट बिठा देता है कि अगर कोई सुलह सफाई हो सकती है इससे पहले कि वो गवाही चलें और एक दूसरे पर मज़ीद कीचड़ उछालें और एक दूसरे से मज़ीद दूर हो जाएं, तो कोर्ट एक एफर्ट्स करती है प्री ट्रायल की जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। जब गवाहियाँ आती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट तो प्री ट्रायल होता है। अगर वो प्री ट्रायल कामयाब होता है तो रिकन्सिलिएशन भी कामयाब हो जाता है, फैसला उसी वक्त हो जाता है और अगर फेल हो जाता है तो उस दौरान जो है खुला जो है वो ग्रांट हो जाता है। इसी तरीके से अगर केस चलता है दोनों साइड से गवाहियाँ हो जाती है तो उसके बाद भी जो है कोर्ट एक रिकन्सिलिएशन की एफर्ट्स करती है और वो सेक्शन 12 के जो फैमिली कोर्ट एक्ट 1965 का जो सेक्शन 12 है यानी 12 है उसके मुताबिक कंक्लूजन ऑफ ट्रायल करता है जिसे हम पोस्ट ट्रायल भी बोलते हैं। उसमें भी कोर्ट जो है प्री ट्रायल की तरह फिर रिकन्सिलिएशन करता है। दोनों मियाँ बीवी को या जो स्पाउस है जोड़ा है उनको बैठा दिया जाता है, वो एक दूसरे को सुनते हैं कि अगर फैसले से पहले केस से पहले के कोर्ट डिग्री या जजमेंट जारी करे तो वो एक पोस्ट ट्रायल की सूरत में या कंक्लूजन ट्रायल की सूरत में या कंक्लूजन ऑफ ट्रायल की सूरत में दोनों को बिठाया जाता है, दोनों को सुन लेते हैं। अगर वो दोनों राज़ी हो जाते हैं और केस को ख़त्म करना चाहते हैं जजमेंट और फैसला आने से पहले तो फिर वो रिकॉन्सिलिएशन की सूरत में वो केस ख़त्म किया जाता है, बजाय इसके कि आगे जाके एक या किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ डिग्री या जजमेंट आए तो वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है और केस उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। तो चलते हैं हम सेक्शन 12 पढ़ते हैं और इसके मुतालिक जो अथॉरिटीज़ हैं जो केस ने हाई कोर्ट और अपर कोर्ट्स ने जो है एपेक्स कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले चलते हैं कि सेक्शन 12 जो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल या पोस्ट ट्रायल है वो क्या कहता है। तो चलते हैं सेक्शन 12 पढ़ते हैं। इसका जो उन्वान है टॉपिक है सेक्शन 12 का वो है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। इसका सब सेक्शन 1 कहता है आफ्टर द क्लोज ऑफ एविडेंस ऑफ बोथ साइड, यानी जब दोनों साइड की गवाहियाँ हो जाती है, साइड क्लोज हो जाती है प्लेंटिफ की भी और डिफेंडेंट की भी, द फैमिली कोर्ट शल यानी मे की बात नहीं है यानी लाजमन द फैमिली कोर्ट शल मेक अनदर एफर्ट, एक और कोशिश या सही कर लेती है टू इफेक्ट अ कंप्रोमाइज और रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द पार्टीज, कि दोनों पार्टी या फ्रीकैन के दरमियान जो है वो कंप्रोमाइज या सुलह सफाई रिकॉन्सिलिएशन के लिए एक और सही या कोशिश करती है विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, और 15 दिनों के अंदर अंदर, 15 दिनों के बाद नहीं, 15 दिनों के अंदर अंदर जो है जो साइड क्लोज हो जाता है तो उसके अंदर जो है वो फैसला कर कोर्ट जो है दोनों को रिकॉन्सिलिएशन या कंप्रोमाइज के लिए एक पोस्ट डेट की पोस्ट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल या पोस्ट ट्रायल की एक डेट दे देते हैं। फिर दोनों को बिठाते हैं, दोनों को सुनते हैं कि अगर वो कंप्रोमाइज या रिकॉन्सिलिएशन करते हैं तो फिर वो जजमेंट या डिग्री दोनों के किसी के खिलाफ आने से बचने के लिए ये ट्रायल होता है। ये जो विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 डेज जो है ये असल में 2002 जो है 1/10/2002 में जो ऑर्डिनेंस के जो अमेंडमेंट आई थी 2002 की तो उसमें ये 15 डेज शामिल किया गया है। इससे पहले 15 डेज
की बात नहीं थी, लेकिन जो 2002 में अमेंडमेंट आई है उसमें ये 15 डेज शामिल किए गए हैं। और इसका जो सब सेक्शन 2 है वो ये कहता है, इफ सच कंप्रोमाइज आर रिकंसिलिएशन इज नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल नहीं होता है, मुमकिन नहीं होता है, द फैमिली कोर्ट शैल अनाउंस इट्स जजमेंट एंड गिव अ डिक्री, तो फिर जो फैमिली कोर्ट है वो जजमेंट, जो फैसला है या डिग्री जो है वो अनाउंस करती है। और फिर जो है अगर ये पॉसिबल नहीं होता या फिर वो नाकाम हो जाता है, पॉसिबल यानी अगर ये दोनों की रिकॉन्सिलिएशन या कंप्रोमाइज पॉसिबल नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ रिकॉन्सिलिएशन नहीं करना चाहते और वो दोनों ही अपनी अपनी मौक़िफ़ पे, दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पे अड़े रहते हैं कि नहीं, हमने जो है जजमेंट कोर्ट ने जो फैसला किया उसी पे हम खड़े रहेंगे, हमने जो बोला है, हर बंदा अपने अपने मौक़िफ़ पे खड़ा रहे और वो पोस्ट ट्रायल में एक दूसरे के खिलाफ हक में कंप्रोमाइज़ या रिकॉन्सिलिएशन के लिए तैयार नहीं है, तो कोर्ट जाके फिर डिक्री या जजमेंट यानी किसी भी दोनों पार्टी में जो आइदर पार्टी है किसी के हक में और एक के हक में और दूसरे के लाजमी बात है दोनों के हक में तो फैसला नहीं आ सकता, तो एक के हक में होगा और दूसरे के मुखालिफत में, तो ये फिर फैसला आ जाता है। लेकिन इससे पहले कोर्ट जो है 2 बार फैमिली कोर्ट में, एक प्री ट्रायल की सूरत में जब गवाहियाँ नहीं चली हुई होती है तो प्री ट्रायल की सूरत में एक रिकॉन्सिलिएशन या कंप्रोमाइज़ की कोशिश करती है, और एक उस सूरत में जब गवाहियाँ चल जाती है इससे पहले कि कोर्ट फैसला दे, तो उससे पहले भी पोस्ट ट्रायल या कंक्लूजन ऑफ ट्रायल सेक्शन 12 के तहत फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में वो जो है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के लिए दोनों पार्टियों को बिठा दिया जाता है कि कौन सी सूरत में, विद इन पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। अगर लास्ट जैसे ही साइड क्लोज हो जाता है तो 15 दिनों के अंदर अंदर एक डेट दे दी जाती है और दोनों की रिकॉन्सिलिएशन की कोशिश हो जाती है। ये पहले सब सेक्शन 1 है 12 की, और 2 के मुताबिक अगर ये पॉसिबल नहीं होता और ये ना हो रिकॉन्सिलिएशन कंप्रोमाइज़ अगर नहीं होता दोनों के दरमियान, तो फिर कोर्ट जो है वो डिक्री या जजमेंट पास करती है। अब इसका जो आगे जो इसकी कमेंट्री है इस हवाले से कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के हवाले से कि ये कितना अहम है, सेक्शन 12 या के हवाले से जो बात हो रही है वो इस पे कमेंट्री या रिकॉन्सिलिएशन के हवाले से एपेक्स कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी अथॉरिटी दी है वो भी मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो जो सबसे पहली जो मैं केस लॉ बताने जा रहा हूँ वो जो है वो 2003 है, YLR पेज 358। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2003 YLR पेज 358। ये कहता है, रिकॉन्सिलिएशन इज नेसेसरी वेयर मैरिज एडमिटेड subsisted as its object is to try to arrange a compromise for harmonious union of spouses with a view to save matrimonial life from the further deterioration. Reconciliation proceeding would be meaningless in a suit for jactitation of marriage due to denial of existence of a वैलिड मैरिज। ये कहा जाता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी रीयूनियन के लिए, कि मैट्रिमोनियल जो लाइफ है उसको बचाने के लिए, कि 2 स्पाउसेस जो आपस में बजाय इसके कि वो एक दूसरे से दूर चले जाए, तो पोस्ट ट्रायल ये एक वो कोशिश है कि इससे पहले कि दूर चले जाए तो पोस्ट ट्रायल भी एक कोशिश होती है कि वो दोनों को साथ में जोड़ा जाए। ये है 2003 YLR 352 जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ चुका हूँ। इसके बाद जो है वो हमारे पास जो अथॉरिटी है वो है 2003 YLR 358, वो भी इसी को रिपीट कर रही है, यही अथॉरिटी है। और इसमें जो मज़ीद दूसरा जो इसका पोर्शन है वो भी साथ साथ यही कहता है, नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 and 12 ऑफ द एक्ट बाय फैमिली कोर्ट, such objection if not raised in appeal before appellate court would not constitute a ground for exercise of constitutional jurisdiction by high court। ये इसी का दूसरा पोर्शन है 2003 YLR 358। और जो इसके अलावा जो मैं और सुप्रीम कोर्ट की एक एपेक्स कोर्ट की अथॉरिटी है 2011 SCMR 1361
ये जो है 2011 SCMR पेज 1361 ये बताता है, इसमें जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, प्रोविजन ऑफ सेक्शंस 10 and 12 of West Pakistan Family Court Act 1964 requiring family court to make efforts to effect conciliation, compromise between spouses at pre-trial and post-trial stages। जो मैंने पहले आपको बताया कि एक प्री-ट्रायल होता है, एक पोस्ट ट्रायल स्टेज होता है। Validity such provision being in consonance with command of Allah Almighty described in ayat number 35 of Surah An-Nisa। ये सूरह अन-निसा के मुताबिक जो है आयत नंबर 35, ये सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि ये उसी आयत को फॉलो किया जा रहा है कि ये तलाक से पहले या अलहदगी से पहले जो है ये दोनों की रिकन्सिलिएशन की कोशिश जो है ये सुप्रीम कोर्ट करती है। तो ये पोस्ट ट्रायल की जो है ये 2011 SCMR 1361 ये जो है ये इस जो मैंने बताया इसमें कि ये जो है ये आयत नंबर 35 सूरह अन-निसा को रिप्रेजेंट करती है, उसी को फॉलो करती है। इसमें पोस्ट ट्रायल होता है, तो इसमें दोनों को ये जो 2011 SCMR 1361 है इसमें प्री ट्रायल और पोस्ट ट्रायल दोनों को डिस्कस किया गया है और इसको अप्रिशिएट किया गया है। तो ये जो है ये इसलिए अहम था कि जब हम फैमिली कोर्ट एक्ट पढ़ते हैं तो हमें दो चीज़ों का सामना होता है, एक प्री ट्रायल का, एक पोस्ट ट्रायल का। तो ये हमें समझना चाहिए कि प्री ट्रायल का मकसद क्या होता है और पोस्ट ट्रायल का। तो प्री ट्रायल का ये समझना चाहिए कि जब गवाही चली नहीं होती है, इससे पहले कि दोनों फरीकैन आए और एक दूसरे के खिलाफ बोले, गवाहियाँ दें, तो इससे पहले कोर्ट प्री ट्रायल की कोशिश करती है। तो वो अगर प्री ट्रायल कामयाब हो जाता है, रिकॉन्सिलिएशन हो जाता है, तो केस चलने की ज़रूरत ही नहीं होती। और ये जो पोस्ट ट्रायल है, जैसे केस चल जाता है, इससे पहले कि कोर्ट जजमेंट और डिक्री के लिए चले, वो पास करे किसी भी पार्टी के खिलाफ, तो फिर दोनों को जजमेंट से पहले और क्लॉज साइड ऑफ क्लॉज के 15 दिन के बाद तो वो जो है दोनों को फिर बिठाया जाता है और दोनों की रिकॉन्सिलिएशन हो जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2011 जो मैंने SCMR की अथॉरिटी बताई उसमें जो है ये बता रहे हैं कि ये आयत नंबर 35 जो सूरह निसा है उसी की तशरीह की गई है। और प्री ट्रायल पोस्ट ट्रायल जो है ये दोनों ये जो बताया जा रहा है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो पोस्ट ट्रायल प्री ट्रायल को समझ में दोनों में फ़र्क भी वाज़ेह हुआ होगा कि प्री ट्रायल गवाही से पहले, पोस्ट ट्रायल गवाही के बाद, जजमेंट से पहले, ये दोनों रिकॉन्सिलिएशन दोनों स्पाउसेस के लिए, कंप्रोमाइज़ के लिए कोर्ट एफर्ट करती हैं। अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो किसी जजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, किसी फैसले की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं होता है और दोनों में कोई रिकॉन्सिलिएशन नहीं होती है तो फिर कोर्ट जो है वो डिक्री और जजमेंट पास कर देती है। तो आज के लिए इतना ही। और मैं ज़रूरी समझ रहा था कि मैं पोस्ट ट्रायल और प्री ट्रायल पे आपसे मुखातिब हो जाऊं और आपको दोनों में फ़र्क भी वाज़ेह कर दूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन दोनों के फ़र्क समझ चुके होंगे। ये मैं ज़रूरी समझ रहा था। आज के लिए इतना ही। लेकिन जाते जाते मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।